देशबंधु किनको हम बोलते हैं और उनका क्या योगदान था हमारे देश के इतिहास में? इंटरिम बजट से क्या समझते हैं? अवधी भाषा में लिखने वाले कुछ कवियों के नाम आप बता सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी अभी ये कितना बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है और इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है, वो क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के जो श्रम सुधार थे जो उनका कार्य किया गया था वो क्या था? आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन गुजरात में हमने देखा कि एक पटेल आंदोलन, जिसको पाटीदार आंदोलन भी कहते हैं, काफ़ी गंभीर तरीके से चला कुछ साल पहले। क्या है पाटीदार आंदोलन का इतिहास, क्या है उसके पीछे की वजह, क्या है? सर मैं कम इन? आइए। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। बैठिए। So you are Mr. Rajneesh Patel, Yes. right? Rajneesh, what's your medium for the interview हिंदी मीडियम से। and for the mains? हिंदी मीडियम। And this is your which attempt? 4th attempt सर। 4th. You have come for the first time for the interview of IAS? Sir, this is my 3rd attempt, but I forgot to mention in the DAF 1, and later I applied for the application and corrected it. Okay. So this is your 4th attempt. 3rd interview. 3rd interview. And have you been selected earlier? Yes sir. In which service? Indian Police Service. Which cadre? Manipur cadre. Manipur. So you are not happy with the Manipur cadre, so you are appearing again. No sir, I am happy, and I am already part of Indian Police Service, but seeing the growth of Indian Administrative Service and the kind of work diversity in the service, I want to try and give another attempt, and if possible, I would like to join Indian Administrative Service. Okay. So since your medium is Hindi, let us talk in Hindi. रजनीश, ये बताएं कि अगर आपको खुद को डिस्क्राइब करना हो 5-6 सेंटेंसेस में, तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? सर एक तो मैं मेहनती हूँ और प्रायः शांत चित्त रहता हूँ। नहीं, मैं भी आपकी खूबियाँ नहीं पूछ रहा हूँ, अपना परिचय दीजिए। मेरा कहने का भाव सिर्फ ये कि आपको सब लोग जान लें ताकि आपसे पूछ सकें। मेरा नाम रजनीश पटेल है सर। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से आता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से पूरा किया है। ठीक है। और उसके बाद मेरा चयन गत वर्ष इंडियन पुलिस सर्विस में हुआ है और अभी मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर हूँ। ठीक है। आप देशबंधु कॉलेज से पढ़े दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्या विषय पढ़ा आपने वहाँ? सर मैथ्स ऑनर्स। मैथ्स पढ़ा। देशबंधु किनको हम बोलते हैं और उनका क्या योगदान था हमारे देश के इतिहास में? सर देशबंधु उपाधि के रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया था। खासतौर से स्वराजी जो आंदोलन था उसमें उनकी भागीदारी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी वो राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और जिनके नाम पे मेरा कॉलेज का नामकरण हुआ है वो देशबंधु गुप्ता जी थे। हरियाणा और दिल्ली की राजनीति में उन्होंने भागीदारी की थी और काफ़ी सक्रिय राजनेता थे। देशबंधु गुप्ता रोड दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है? सॉरी सर, आपका नाम रजनीश है और हम जानते हैं कि भारत के एक आध्यात्मिक व्यक्ति ओशो रजनीश दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। कुछ लोग मानते हैं विख्यात हुए, कुछ लोग नाराज़ हैं उनसे, मानते हैं कि उनका मतलब कुख्याति ज़्यादा रही अमेरिका में। क्या आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है उनके बारे में जो बहुत प्रसिद्ध है? सर उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में सुना है, वो नेटफ्लिक्स पे आई थी। वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम से डॉक्यूमेंट्री बनी थी। बाद में एक वेब सीरीज़ भी हाल ही में आई थी, उसका मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। और उनकी कुख्याति का जो उनकी चर्चा रही, खासतौर से कंट्रोवर्शियल चर्चा रही, वो अमेरिका में उन्होंने ओरेगन प्रांत था, वहाँ पे एक कम्यून बनाया था रजनीशपुरम नाम से। और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होने की वहाँ बातें आई। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के साथ उनका संघर्ष हुआ और इलीगल इमिग्रेशन जैसे मुद्दे भी थे, जिसके चलते बाद में वहाँ से उनको 1986 में डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन तब भी ये माना जाता है कि वो आज़ादी के बाद के भारत के सबसे ज़्यादा चिंतनशील और तर्कशील व्यक्तियों में से एक हैं। आप बता सकते हैं कि ऐसी 3-4 बातें जो उन्होंने कही हों और हमारी परंपरा के लिए नई बातें हों? सर उन्होंने रजनीशिज्म नाम के एक जो सैद्धांतिक प्रस्ताव रखा था, जिसके अंतर्गत 3 बातें थी मुख्य रूप से। एक तो उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन को फोकस किया था, दूसरा था एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कैथार्टिक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस था, और तीसरा था सेलिब्रेशन ऑफ सेंसुअलिटी। ये तीसरा पक्ष खासतौर से भारतीय परंपरा में एक नया था और चौंकाने वाला था लोगों के लिए, और जिसके चलते परंपरागत धर्म और समाज से उनका संघर्ष भी हुआ था।
आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन गुजरात में हमने देखा कि एक पटेल आंदोलन, जिसको पाटीदार आंदोलन भी कहते हैं, काफ़ी गंभीर तरीके से चला कुछ साल पहले। क्या है पाटीदार आंदोलन का इतिहास, क्या है उसके पीछे की वजह, क्या है? सर, पाटीदार आंदोलन के जो लोग ओबीसी में सम्मिलित करने की मांग की जाती है, वहाँ पे वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, और उनका जो आधार है वो कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में यही इसी जाति के लोग, इसी समुदाय के लोगों को ये आरक्षण मिला हुआ है। और इसके लिए 2010 के बाद से खासतौर से हार्दिक पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन उभरा, और बाद में उन्होंने ये कहा कि ईडब्ल्यूएस में चूंकि बाद में 10% का आरक्षण मिल गया तो ये आंदोलन कमज़ोर हो गया है, उस तरह की मांग अब नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है कि जैसे पटेल, अगर हम बात करें तो पटेल सरनेम वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिलता है, गुजरात में नहीं मिलता है? ऐसा क्यों होता है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है या संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है? सर, इसमें आर्टिकल में एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर संवैधानिक मत की बात करें तो राज्य के स्तर पर भी ओबीसी का क्लासिफिकेशन हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को सेंट्रल यूनियन लेवल पर भी ओबीसी का कैटेगराइजेशन हुआ है। सर, इसमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के मानदंड के आधार पर दिया जाता है, और अगर हम कंपेयर करें गुजरात के और बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का, तो ये विजिबल है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से यहाँ के लोग अधिक पिछड़े नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह से। जैसे एससी और एसटी के मामले में एक ही लिस्ट होती है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की लिस्ट हो, क्या आपकी राय में ओबीसी के मामले में ऐसा करने की ज़रूरत है कि एक ही लिस्ट हो, सेंटर स्टेट्स की लिस्ट अलग अलग ना हो? सर, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि इससे एक तो इस तरह से स्टेट के लेवल पर मांगों की कमी हो जाएगी, और कुछ जगहों पर जो संघर्ष होता है कि कहीं पे स्टेट में उनको ओबीसी मिला हुआ है, यूनियन में नहीं मिला हुआ है, तो लेकिन इसमें सहमति राज्यों की बनानी पड़ेगी, और राज्यों को ये पहले बीच में ये अधिकार छीन भी लिया गया था। जब ओबीसी कमीशन बना तो उसमें एम्बिग्विटी आ गई थी। जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो कि सबमिट हो गई है, जल्दी शायद रिलीज होगी, कहते हैं कि उसमें ये बात कही गई है कि अब ओबीसीज के मामले में भी सब क्लासिफिकेशन शुरू कर देना चाहिए। ये आइडिया कि ओबीसीज को भी सब क्लासीफाई करें उनकी अचीवमेंट्स के हिसाब से, उनकी पार्टिसिपेशन के हिसाब से, ये अपने आप में कैसा आइडिया लगता है आपको? सर, मुझे ये सकारात्मक आइडिया लगता है, और इसका एक स्तर पर प्रयोग बिहार जैसे राज्यों में हुआ है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने भी इस तरह का क्लासिफिकेशन किया था, और इससे जो ओबीसी में वो जातियां जो कि परंपरागत रूप से लाभ नहीं पा रही हैं, और कहा जा रहा है जो जस्टिस रोहिणी कमीशन, उसमें 12 के आसपास जातियां हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ फ़ायदा मिला है इसका, और जो जैसे बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि जिनका स्टेटस लगभग एससी के आसपास का है, उनको कोई बहुत लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जा रहा है, तो उनको ये लाभ अलग से दिया जा सकेगा, और एक सकारात्मक कदम है। ठीक है सर। रजनीश, मुझे ये बताइए कि इंटरिम बजट से क्या समझते हैं? सर, इंटरिम बजट से आशय है कि जब नई सरकार का गठन होगा उनके द्वारा फिर से एक नया बजट लाया जाएगा, और तब तक के लिए माना जाता है। वैसे तो इसके साल भर के प्रस्ताव होते हैं, लेकिन ये ऑब्वियस होता है कि सरकार के नए गठन के बाद एक अलग प्रस्ताव बजट क्या इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट एक ही बात है या कुछ अंतर है इसमें? सर, वोट ऑन अकाउंट जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ वो एडवांस में जो 2 महीने के जो हमारे बजट ईयर्स में और फाइनेंशियल ईयर्स में जब गैप आ जाता था, तो एडवांस में जो हम पैसे में चाहिए होते थे 2 महीने के, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। यस सर। अच्छा, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सॉरी सर, मैं वोट ऑफ क्रेडिट। ये बताइए कि श्रिंकफ्लेशन आजकल टर्म काफ़ी सुनते हैं, तो क्या मतलब है इससे? और ऐसे एक टर्म है स्किम्पफ्लेशन। स्किम्पफ्लेशन। सॉरी सर। ठीक है। इन्फ्लेशन से क्या समझते हैं? सर, जो सामान्य दर होती है महंगाई की या प्राइसेस की, जो जनरल रेट्स होते हैं, उससे साल भर में कितना डिफरेंस आया, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चेंज आते हैं तो उसे हम महंगाई। साल भर में इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं? सर, महीने के आधार पर भी लगा सकते हैं, नॉर्मली ये साल भर के आधार पर, महीने के आधार। अच्छा, कौन सी कमेटी है आरबीआई की जो इसका ध्यान रखती है या उसको एक बैंड में रखती है, और वो बैंड क्या है? सर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसको कि 2 से 6% के बीच में रखती है। नॉर्मली उसका टारगेट होता है 4%, ±2 का वो गैप लेके। ठीक है। आप इंडियन पुलिस सर्विस में हैं, मणिपुर आपका कैडर है। मणिपुर में बहुत लंबे समय से एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कौन सी कम्युनिटीज़ हैं और क्या इसका ओरिजिन क्या है? सर, ये कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच मुख्यतः संघर्ष चल रहा है, और इसका जो ओरिजिन है, उनके जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर जो, यानी कि कोई एक घटना जो एक ट्रिगर था इसके लिए। सर, हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस देने की बात की गई थी,
और फिर उस कुकी समुदाय द्वारा उसका विरोध किया गया और इसके चलते एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो जो कि आगे व्यापक होता गया और बढ़ता गया। अच्छा, यहाँ एक ITLF करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सक्रिय है, बता सकते हैं कौन सी है और इनकी क्या डिमांड है? ITLF। सॉरी सर। अच्छा, मणिपुर में एक विमेंस ग्रुप भी है जो कि काफ़ी मतलब डोमिनेंट है और वो भी अपनी बात को रखता है, बता सकते हैं क्या उनको बोलते हैं? मीरा पाइबीस के बारे में नाम सुना है आपने? सॉरी सर। ये बताइए कि फ्री मूवमेंट रिजीम भारत की किस देश के साथ है? सर म्यांमार के साथ 16 किलोमीटर की रेंज में ये बॉर्डर आता, एरिया आता है। ये क्यों चर्चा में है आजकल? सर जो मणिपुर में हिंसा हो रही है इसके चलते कहा जाता है कि कुछ अवांछित तत्व जो है यहाँ से जब एक्शन लिया जाता है तो उस तरफ चले जाते हैं सीमा के, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं यहाँ पर इशूज़ को, लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ क्रिएट करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को और स्प्रेड करने के लिए वहाँ से बॉर्डर से क्रॉस करते हैं। हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको रिव्यू करने जा रहे हैं। रिव्यू करेंगे। अच्छा, म्यांमार में सैनिक शासन है, भारत अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्लेम करता है, ठीक है, हम लोग सहमत भी हैं उससे। तो क्या वजह है कि भारत वहाँ जो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है उनका साथ नहीं देकर सैनिक शासन का साथ दे रहा है? सर भारत सैद्धांतिक रूप से, हमारा एक सैद्धांतिक पक्ष क्लियर रहा है कि हम किसी के इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात, भारत ने कन्वर्सेशन के लेवल पर उनको कहा है कि जल्द से जल्द आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस को रीइंस्टेट करिए। और तीसरी बात सर, आसियान जैसे देशों के साथ भी हम सहयोग कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर एक अच्छा, वहाँ एक कभी 3 ब्रदरहुड अलायंस फॉर्म हुआ है, क्या है ये 3 ब्रदरहुड अलायंस? सर जो यहाँ पे वर्तमान में सत्तासीन दल है उसके विरोध में जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उन्होंने मिलकर एक संगठन का फॉर्म किया है। इसी बात है, क्योंकि आप पुलिस सेवा में हैं और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स किए गए हैं, आप बता सकते हैं 3 नए कानून का क्या नाम है सर? और वो किन को रिप्लेस कर रहे हैं, ईयर के साथ बताइए। सर IPC को रिप्लेस कर, IPC 1860। यस, IPC 1860 को भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून कहा गया है CRPC को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यस सर, सुरक्षा संहिता। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? CRPC को। कौन सा ईयर? 1973। यस। और तीसरा? और सर भारतीय एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 कहा जाए। इंडियन एविडेंस एक्ट ईयर? सर लास्ट वाला ईयर, पुराना वाला, ठीक है। और ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मेरा आखिरी सवाल आपसे है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, क्योंकि आप मणिपुर कैडर आपको मिला हुआ है और ये लगातार काफ़ी विवाद का विषय रहा है कि इसको रहना चाहिए या हटाना चाहिए, आपका इसमें क्या पक्ष है और उसके पीछे का तर्क? सर ये एक स्पेशल कंडीशन के लिए लाया गया था और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अफस्पा जैसे कानून से मुक्ति पाएं। और इस संदर्भ में सरकार का पहला प्रयास यह है कि हम पीस को इस्टेब्लिश करें जिन रीजन्स में, और धीरे धीरे करके एक ऑर्डरली मैनर में वहाँ से हमें अफस्पा हटाना चाहिए। पहले हम शांति स्थापित करेंगे फिर हटाएंगे, या पहले हम हटाएंगे जिससे कि शांति स्थापित हो जाएगी? सर एक कंट्रोल सिचुएशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि, तो आप इसके हटाने के पक्ष में या अभी रखने के पक्ष में? सर जिन सिचुएशन बेस्ड डिसीजन होना चाहिए, जिन क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है वहाँ पे अभी कंटिन्यू करना चाहिए। ये जो डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगता है उसमें कौन लगाता है ये? सर दोनों स्तर, राज्य सरकार या सेंटर? सर दोनों को भी अथॉरिटीज दी। धन्यवाद। रजनीश, यस मैम। उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और अवधी लोकगीत सुनना आपको पसंद है। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो ये है कि भारत में के लिए ऐसा बोलते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो उत्तर प्रदेश को अगर आपको वहाँ बोली जाने वाली बोलियों के आधार पर वर्गीकृत करना हो तो आप कर पाएंगे? यस मैम। मैम दिल्ली से अगर मैं शुरू करूँ तो मेरठ के आसपास खड़ी बोली का प्रभाव नज़र आता है। फिर मैं फिरोज़ाबाद, आगरा के आसपास अगर जाता हूँ तो वहाँ पे ब्रज का प्रभाव नज़र आता है। अगर मैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाता हूँ तो बुंदेली बोली वहाँ पे है, उसका प्रभाव नज़र आता है। और मध्य में अगर बात करूँ या थोड़ा सा पूर्वांचल तक जाऊँ तो अवधी, और उसके भी 3 प्रकार हैं अवधी के भी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य अवधी होता है। और उधर जाऊँ तो गोरखपुर के देवरिया के क्षेत्र में, बलिया के आसपास, बनारस के बेल्ट में भोजपुरी का प्रभाव नज़र आता है। ठीक है। अवधी भाषा में लिखने वाले कुछ कवियों के नाम आप बता सकते हैं? यस मैम। यतीन्द्र मिश्र जी अच्छा लिखते हैं इस समय अवधी में। इसके अलावा पढ़ीस एक अच्छे लेखक रहे हैं। पढ़ीस जी का पूरा नाम क्या था? सॉरी मैम, पढ़ीस। बलभद्र प्रसाद दीक्षित। ठीक है। और 2 ही अभी। रमई काका किस भाषा में लिखते हैं? रमई काका जी यस मैम मंचीय कवि थे और उनकी कविताएं बहुत पसंद। आपको याद है उनकी कोई कविता? धोखा, या किसी भी अवधी भाषा के कवि की?
सर मैम उनका रमई काका का ही याद आ रहा है कि एक धोखा होएगा। हम कहन बड़ा धोखा होएगा। यस मैम। ठीक है, ये बताइए आपको अवधी लोकगीत सुनना पसंद है? अवधी लोकगीत में भी बहुत सारे विभाजन होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं, कुछ प्रकारों के नाम बता दीजिए। मैम इसके एक संस्कार गीत होते हैं, ऋतु गीत होता है, जातीय गीत होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे खेतों इत्यादि में काम किया जाता है तो उससे जैसे रोपाई का गीत होता है, कटाई का गीत होता है, निराई का गीत होता है, तो ये सारे गीत। ठीक है, तो आप मुझे जो अवधि में जो गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसकी पंक्तियाँ बता सकते हैं? यस मैम, मुझे सोहर बहुत पसंद है, जो बच्चे के पैदा होने पे गाए जाते हैं। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध है कि जुग जुग जी यसु ललनवा भवनवा के भाग जागलो, ललना लाल होइए कुलवा के दीपक मनवा में आस। अच्छा, मालिनी अवस्थी जी के अलावा और अवधी लोक गायन में कौन से प्रसिद्ध नाम हैं? श्रीमती विद्या बिंदु सिंह जी हैं जिनको गत वर्ष पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा नीरजा देवी जी भी गाती रही थी और शास्त्रीय संगीत भी गाती थी। इसी प्रकार से छन्नू लाल मिश्रा जी थे, वो शास्त्रीय के साथ साथ गजरी, सोहर, ये सारे गीत भी गाते थे। ठीक है, रजनीश आपके नाम का अर्थ क्या होता है? मैम चंद्रमा होता है। चंद्रमा होता है, रात का ईश्वर, ऐसा। आप मुझे हिंदी साहित्य में जो कविताएं आपने रात पर पढ़ी हों, जिनमें रात का उल्लेख हुआ हो, सुना सकते हैं? इसमें रात की कविताएं तो मैं नहीं याद कर पाऊँ, लेकिन चांद के ऊपर जो कविताएं, चांद के ऊपर आपने याद की है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप अभी पुलिस सेवा में हैं, आपने कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। यस। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर लागू है कमिश्नरेट सिस्टम? मैम कुल मिला जुलाकर 7 जगहों पर है, जिसमें सबसे पहले नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, तो कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने से क्या परिवर्तन आया व्यवस्था में? कमिश्नरेट सिस्टम से पहले जो था वो डुअल कंट्रोल का सिस्टम था, जिसमें हायरार्किकल कंट्रोल भी होता था डिस्ट्रिक्ट एसपी के ऊपर, और ऑपरेशनल कंट्रोल भी होता था। ऑपरेशनल कंट्रोल जो था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का था। अब जो है उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी दी जाएगी और सिंगल चेन ऑफ कमांड क्रिएट होगा, जिससे कि उनकी स्विफ्टनेस बढ़ेगी एक्शन में, और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करना आसान हो जाए। ठीक है, तो कितना समय हो गया इस सिस्टम को लागू हुए? मैम 2017 के बाद ही लागू हो गया था। तो धरातल पर आपने कुछ परिवर्तन महसूस किए शांति व्यवस्था को लेकर? आप तो अधिकारी हैं, तो आपको बेहतर समझ होगी। यस मैम, जो शहरी क्राइम होते थे, जैसे दंगे जैसी स्थिति अक्सर माना जाता है कि शहरों में क्रिएट होती है, जो इस तरह के महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होता है वो भी शहरों में माना जाता है, और उत्तर प्रदेश ने इसमें बहुत अच्छा सुधार किया। जैसे कि जो क्राइम का लेवल है, जो खतरनाक अपराध होते थे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, और पिछले 7 सालों में कोई भी दंगे जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्रिएट नहीं हुई है। और तीसरा जो है कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत बढ़ा है, खासतौर से महिलाओं के संदर्भ में सरकार ने एक अभियान चलाया है, मिशन कन्विक्शन, जिसमें 70% की कन्विक्शन रेट पूरी इंडिया में फर्स्ट पे हम अचीव। अच्छा, महिला हेल्पलाइन जो है उत्तर प्रदेश में, उसका नंबर क्या है? 1098। ठीक है, थैंक यू। रजनीश, अभी आपने मैम के साथ चर्चा में बोला ललना लाल हुई हैं, तो ये लोकगीत कितना एम्पावरिंग है एक महिला के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ये सुनते हैं तो एक महिला के भी अंदर इसी तरह का भाव आता है कि भाई मेरे लिए भी ये गीत उस वक्त उत्सव बने जब मैं भी एक बेटे को जन्म दूं। तो कहीं ना कहीं जो ये मेटा सन प्रेफरेंस है, अगर आपने सुना होगा, तो ये उसको बढ़ावा देता है। मैम जो हमारा परंपरागत समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, और चूंकि लोकगीतों का जो रूट है वो आदिम समय तो तक, आज भी ये लोकगीत उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैम धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो रहा है, और लोकगीतों को अगर मैं जब परिभाषित करना होगा तो उस पेड़ की तरह है कि जिसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, इसलिए वो प्रभाव तो नज़र आता है, साथ ही साथ इसमें नई लताएं भी निकल रही हैं। अब सोहर बच्चियों के जन्म पे भी गाए जाते हैं, और अब इसको पुरुष प्रधान कहने के बजाय कोई एक सोहर सुनाइए जो बच्ची के जन्म पे गाया जाएगा। सॉरी मैम, लेकिन मैं श्योर हूँ कि बच्चियों के जन्म पे भी चाहे ये गीत यही गाए जाते हों, ये गीत यही गाए जाते हैं। यस मैम, लेकिन गाए जरूर जाते हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है इसमें परिवर्तन भी होगा। आपने, चूँकि आप पुलिस सेवा में हैं, ये बताइए कि साइबर सिक्योरिटी अभी ये कितना बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है, और इसके लिए एक फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है, वो क्या है? मैम साइबर सिक्योरिटी की अगर अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, एनसीआरबी के डाटा की बात करूँ तो 25% क्राइम रेट में पिछले साल से वृद्धि हुई है, और भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कुछ मेजर अटैक्स हुए हैं, और हमारी जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है 2013 की, उसमें परिवर्तन की बात की गई है, और कहा जा रहा है कि हमें एक साइबर डॉक्ट्रिन की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा ऑफेंसिव स्टांस क्लियर हो सके। इस संदर्भ में चर्चा की जा रही है, और एक नए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की ज़रूरत महसूस मतलब 2013 से 2024 में हम आ गए। यस मैम। ना अभी भी हमारे पास कोई एक रोबस्ट जो है एक पॉलिसी जिसे हम देखें वो नहीं है हमारे पास। यस मैम, जो 2013 की पॉलिसी थी उसने इंटरनल फैक्टर्स को काउंट किया था, जो साइबर क्राइम था,
5 लाख के मानव संसाधन की विकास की बात की गई थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई थी। लेकिन जो हमारा इस तरह से अभी वॉर सिनारियो चेंज हो रहा है, दुनिया भर में संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, उसके लिए हमारी रणनीति बहुत व्यापक नहीं थी। हमें जिस तरह से हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया, उसी तरह से साइबर डॉक्ट्रिन की भी ज़रूरत महसूस की जा रही है। ठीक है, आप नॉर्थ से हैं, है ना, उत्तर भारत से हैं, और आप पोस्टेड मणिपुर में रहें। क्या क्या आप विभिन्नताएं देखते हैं और क्या क्या समानताएं देखते हैं दोनों समाज में? मैम, मैं अभी वहाँ पे गया नहीं हूँ, लेकिन अच्छा, अगर मैं नहीं। अपने ऑब्जर्वेशन से बताऊँ तो एक तो जियोग्राफी का बहुत मेजर डिफरेंस है। वहाँ पे मणिपुर की बात करूँ तो लगभग 90% एरिया हिली रीजन है। दूसरा, वहाँ पे जो डेमोग्राफी है उसमें जो रिलीजियस कंस्ट्रक्ट सोसाइटी का वो भी डिफरेंट है। वहाँ पे क्रिश्चियन सोसाइटीज़ हैं और एथनिक ग्रुप्स बहुत सारे हैं। तो ये कुछ सोशल और जियोग्राफिकल अंतर मैं अभी ऑब्जर्व कर पाया। अगर हम दूसरे भारत के दूसरे छोर की बात करें, है ना, लद्दाख चलते हैं। यस मैम। लद्दाख में भी अभी वहाँ के कुछ नए इश्यूज नज़र आ रहे हैं। वो अपने टेरिटोरियल बाउंड्री बढ़ाने की बात कर रही है। क्या आपको इसकी जानकारी है? मैम, मैं टेरिटोरियल बाउंड्री की बात नहीं मुझे पता है, लेकिन जो अदर इशूज़ हैं जैसे कि वहाँ पे 6 शेड्यूल की मांग की जा रही है, उन्होंने अभी हाल ही में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग भी उठाई है। ये कुछ मुझे। ठीक है, कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपकी हॉबी इंटरेस्टिंग है, स्केचिंग है। यस मैम। मुझे ये बताइए कि आप किन्हीं 3 महिलाओं की, आप ये बताइए कि आप किनकी स्केचिंग करना चाहेंगे और क्यों? मैम, मैं सावित्रीबाई फुले का स्केच बनाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था। दूसरा मैम, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी का स्केच बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो भारत में राजनीतिक मजबूती जो महिलाओं को मिली उसके एक प्रतीक के रूप में। और तीसरा मैम, मैं चूँकि भारतीय पुलिस सेवा से हूँ तो श्रीमती किरण बेदी जी का चित्र बनाना चाहूँगा। आपके लाइफ में आपकी माँ का कोई रोल नहीं है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। माँ का तो अपना तो अलग स्तर का है। तो आप उन पे कोई स्केच नहीं बनाना चाहेंगे? नहीं मैम, बिल्कुल बनाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 3 का ही चयन करना था, तो अभी ऐसे इंस्टेंटली याद करते हुए मैं 3 का ही रिकॉल करता। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। रजनीश जी। यस सर। रजनीश जी, मुझे बताएं, आप मणिपुर पुलिस सेवा में हैं, मणिपुर में हैं, भारतीय पुलिस सेवा में। मणिपुर में जो पुलिस सेवा है उसमें एक लोगो है, एक इंसिग्निया है, वो किस पशु का है? सॉरी सर, मैं। कोई बात नहीं। मणिपुर राइफल्स का नाम सुने? यस सर। आप अंबेडकर नगर से ताल्लुक़ रखते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के फादर आर्मी में किसी एक पद पर कार्य कर चुके हैं। यस सर, सूबेदार का पद। ठीक है, मुझे बताएं, डॉक्टर अंबेडकर के जो श्रम सुधार थे, ये जो उनका कार्य किया गया था, वो क्या था? सर, जब वो 1942 के आसपास श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने जो मिनिमम वेजेस होते हैं उनके प्रावधान किए थे। चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कुछ कानूनों का निर्माण किया था, और इसके अलावा जो श्रम के घंटे होते हैं इसको भी फिक्स करने का प्रयास किया था। एज ए श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ ये प्रमुख प्रयास किए थे। महिला अधिकारों के प्रति भी वो काफ़ी सचेत थे। किस तरह से? सर, कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में, जो हिंदू कोड बिल जिसे हम कहते हैं, उसका प्रस्ताव रखा था, और उन्हीं के प्रयासों के चलते 1955 के आसपास, 1956 में 4 कानूनों के अंतर्गत हिंदू कोड बिल आगे आ सका था। ठीक है, रजनीश, मुझे बताएं कि एक सेंट्रल जेल होती है और एक डिस्ट्रिक्ट जेल होती है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो कितनी सेंट्रल जेल हैं और कितनी डिस्ट्रिक्ट जेल हैं? सॉरी सर, इसका। अच्छा, कोई अंतर होता है इनमें? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में या आपके यहाँ तो एक होम गार्ड की भी एक व्यवस्था होती है। ये क्या होती है, किस लिए होता है? सर, होम गार्ड जनरल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक रिजर्व बटालियन। क्या इसके लिए भी कोई डीजी अपॉइंट होता है? यस सर, डीजी होम गार्ड्स होते हैं। डीजी होम गार्ड्स होते हैं। ठीक है, मुझे अभी बताएं रजनीश जी कि एलन मस्क जी ने अभी ये कहा है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे जियो पॉलिटिक्स के बदलने की बड़ी संभावनाएं हैं। किस तरह से? सर, अगर मैं हाल ही के संदर्भ की बात करूं तो इससे जो एक तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होगा। अभी IMF की एक रिपोर्ट आई है कि 40% जो जॉब्स हैं वो अफेक्ट होंगे AI से। तो जो सर्विसेज सेक्टर में कुछ कंट्रीज़ एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की बात करूं तो एसिमेट्रिक पावर डेवलप हो सकता है किसी देश के पास, और इसकी टेंशन्स खासतौर से चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत विजिबल है, जिस प्रकार से उनका AI के क्षेत्र में एक संघर्ष चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिस भाग से, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, वो कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था है। यस। AI का कृषि क्षेत्र में भी कोई योगदान है या संभावित?
सर उसमें मल्टीपल लेवल्स पे हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सॉइल हेल्थ का एनालिसिस करना हो तो उसमें एआई का डाटा यूज कर सकते हैं। क्रॉप को हमें मेज़र करना हो किस प्रकार से वो परफॉर्म कर रही है जब क्रॉप खड़ी होती है, उसमें डाटा यूज़ किया जा सकता है। एआई बेस्ड चैटबॉट्स हम बना सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा हम एआई बेस्ड जो मार्केट प्लेस है अभी बात की जा रही है, जिस प्रकार से ONDC को ला करके FPOs को एग्रीगेट करने ठीक है। राजेश जी मुझे बताएं, क्योंकि हम कृषि पे ही बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो परफॉर्मेंस है बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक नहीं रहा है। ये तब है जबकि हम खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, आत्मनिर्भर हैं। ऐसा क्या कारण है? सर खाद्यान्न के स्तर पर हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पोषण का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है। दूसरी कारण ये भी है कि जो इस तरह के इंडिसेस बनाए जाते हैं उसमें एक प्रकार का भारत के संदर्भ में बायसनेस भी नज़र आता है। तो ये एक भी फैक्टर ये भी क्या कारण है कि हम एक तरीके के इंडेक्स के लिए सकारात्मक होते हैं, दूसरी तरीके के इंडेक्स के लिए हमारा रुझान बहुत सकारात्मक नहीं हो पाता? खासतौर से जब हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे इंडेक्स पे बात करते हैं तो बहुत सकारात्मकता के साथ हम उसको लेते हैं। सर मुझे लगता है कि हमारा जो तर्क होता है वो ऑब्जेक्टिवली होता है, और जो इकोनॉमिक मेजरमेंट्स होते हैं उसमें देखा गया है कि उन्होंने थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिविटी दिखाई है। हालांकि रेटिंग एजेंसीज बहुत भारत के संदर्भ में सकारात्मक नहीं रही हैं। इसी प्रकार के जो डेमोक्रेटिक इंडिसेस आते हैं उनमें भी एक बायसनेस नज़र आता है। अगर मैं सर उदाहरण देना चाहूँ तो एक फ्रीडम हाउस का एक इंडिसेस आता है, बहुत फेमस है। उन्होंने यूरोप के एक नॉर्थ साइप्रस नाम का देश है उसको फुल्ली इंडिपेंडेंट कहा है और भारत को पार्शियली इंडिपेंडेंट कहा है, जबकि उसको किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, एक दो देशों को छोड़कर। तो इस प्रकार के बायसनेस नज़र आते हैं सर। ठीक। रजनीश, आपको अवधी लोकगीत सुनना पसंद है? यस सर। मुझे ये बताएं कि साहित्य के विद्यार्थी भी आप हैं ही, तो साहित्य में अवधी के दो रूप माने गए हैं। एक रूप जो तुलसीदास ने प्रचलित किया, एक रूप जो मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रचलित किया। क्या डिफरेंस है उन दोनों में? सर जायसी जी का जो अवधी का रूप है वो बिल्कुल मिठास जो है उसकी लोक तत्व की मिठास ज़्यादा नज़र आती है, जबकि तुलसी जी का जो अवधी है उसमें संस्कृत का प्रभाव नज़र आता है। तो ये एग्जाम्पल देकर समझाइए। सर जैसे उन्होंने अमीय शब्द का प्रयोग किया अमृत से कन्वर्ट करके, इसी तरह से वन को उसमें शामिल किया। तो कुछ जो संस्कृत के वर्ड थे उनको अवधी रूप दे दिया गया है तुलसीदास जी के द्वारा, जबकि जो जायसी जी थे उन्होंने अवधी के लोक मुहावरे हो गए, उस समय के ऋतुओं के जो त्यौहार हो गए, इन सारे चीज़ों को अपने साहित्य में शामिल किया है। तो आप जिस अवधि के लोकगीत सुनते हैं वो किसके नज़दीक है इनमें से? सर तुलसीदास जी का ज़्यादा प्रभाव नज़र आता है, और उनकी जो संस्कृति है खासतौर से राम का जिस प्रकार से उन्होंने चयन किया था उसका प्रभाव नजर आता है। जैसे उन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है बाजत ढोल पखावज बीना, और ये सारी चीज़ें बाद में दिखाई पड़ती हैं आगे के लोक साहित्य में। हिंदी साहित्य में, मतलब हिंदी भाषा की बात अगर करें तो लगभग 20 बोलियां हम लोग मान के चलते हैं लगभग। उन सारी बोलियों में अवधी बोली में एक विशेष व्याकरणिक विशेषता है जो किसी और बोली में नहीं है। तो क्या यूनिक विशेषता है? सर मैं जो सोच पा रहा हूँ वो संज्ञा के 3 रूप। एकदम ठीक है। क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसको? सर जैसे अगर लखन की बात करूँ तो लखन, लखनवा, और तीसरा मैं सर ये कौन लिखा? लखनऊआ। यस सर। बोलते हैं ऐसे लखनऊआ? लखनऊआ, लखनऊआ गीत या लखनऊआ मेल, ऐसा कुछ भी बोलते हैं सर। ठीक है। ये बताएं कि अवधी का जो इलाका है और भोजपुरी का जो इलाका है एकदम मिलता हुआ क्षेत्र है। यस सर। इतना मिलता हुआ कि कुछ लोग अवधी भोजपुरी को एक ही मानते हैं और कुछ बहुत बारीक अंतर ढूंढते हैं। इतनी नज़दीक संस्कृतियों के बावजूद अवधी के लोकगीतों में खास किस्म की शिष्टता, शालीनता, मर्यादा नज़र आती है, जो कि भोजपुरी में कुछ को छोड़ दें, भिखारी ठाकुर को छोड़ दें, कुछ और लोगों को छोड़ दें, तो एक खास किस्म की अश्लीलता उसमें बहुत प्रचलित है। ऐसा कैसे हुआ कि एकदम मिलती हुई भाषा, मिलते हुए भूगोल में दो तरह के लोकगीतों में सांस्कृतिक और नैतिक स्तर पर इतना गहरा अंतर पैदा हो गया? सर इसके पीछे मैं ऐतिहासिक कारणों को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अवधी का जो संस्कृति है वो राम के जीवन को आदर्श बनाती है, और राम के जीवन के पीछे जो साहित्य रचा गया, जो लोक दृष्टि रही, वो ये मानती कि राम मर्यादा के पुरुषोत्तम है, उनका आचरण बहुत शालीन होता है। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अवधी समाज पर भी नज़र आता है। दूसरी तरफ जो है भोजपुरी, मुझे लगता है इतना प्रभाव उनका वहाँ पे दिखाई ना देता। एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ सर ये है कि एक नई परंपरा का वहाँ निर्माण हो गया, खासतौर से भोजपुरी समाज में जो फिल्म इंडस्ट्री आई, वो कमर्शलाइजेशन के चलते भी ये प्रभाव बढ़ा है। ये 2 कारण मैं सोच पा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि 2050 में हम आ गए, आज से करीब 26 साल बाद। आप IPS हैं,
सीनियर रैंक पे हैं, एडीजी या डीजी होने वाले हैं। मुझे ये बताएं कि उस समय की पुलिस आज की पुलिस की तुलना में तकनीक के इस्तेमाल के मामले में किस तरह से नए प्रयोग कर रही होगी। मुझे 5 बातें बताइए, बहुत कॉन्क्रीट। सर एक तो इन्वेस्टिगेशन में एआई जैसी चीज़ों का बहुत, ऐसे नहीं, मुझे बताइए कैसे यूज़ कर रही होगी, एआई के किस टूल का इस्तेमाल हो रहा होगा। सर जैसे कि अगर किसी फेस को आइडेंटिफाई करना है, कोई डेथ हो गया किसी चीज़ का, वो फेस हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी चेहरा पहचान लेंगे। यस सर। दूसरा क्राइम सिमुलेशन किया जा सकता है। तीसरा फॉरेंसिक साइंसेस का ज़्यादा यूज होगा, लगभग हर क्राइम में हम फॉरेंसिक साइंस का यूज कर रहे होंगे। कैसे, समझा के बताइए। सर जैसे कि किसी की डेथ हो गई, वहाँ पे जो खून के धब्बे होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना, 2-3 महीने के बाद भी क्राइम के वहाँ पे चीज़ों को हम इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकते हैं लैब्स के थ्रू। और चौथा चीज़ है सर जो साइबर क्राइम है, उसमें हम उनको ट्रेसिंग कर रहे होंगे साइबर फॉरेंसिक के थ्रू। कुछ एलिमेंट्स को हम पहले ही पकड़ लेंगे उनके मोबाइल की गतिविधियों के द्वारा ही, उन्होंने अपने कमरे में कोई गतिविधि की और उसके चलते भी हम पता लगा लेंगे। ये कुछ चीज़ें मैं सोचता हूँ। 2050 में मोबाइल का इस्तेमाल होगा? सर मोबाइल का मतलब मेरा ये कि इस तरह से टूल्स जो होंगे आगे वो डेवलप होंगे और उसके नए फॉर्म्स या नए जनरेशन्स तो आएंगे। रोबोटिक्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है पुलिसिंग में? सर रोबोटिक्स का इस्तेमाल एक तो दंगे जैसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम फॉरेंसिक साइंस का बात करते हैं, कई बार ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से वहाँ पे सबूतों में छेड़छाड़ हो जाती है, तो और प्रिसाइज उसको पता लगाने के लिए रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है रजनीश, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, जा सकते हैं आप। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेगा यस 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 यस, बैठो बैठो। तुमने ट्रेनिंग व्रेनिंग ज्वाइन की या सीधे छुट्टी लेके आ गए? सीधे छुट्टी लेके आ गए। अभी मसूरी भी नहीं गए? मसूरी भी नहीं गए सर, हैदराबाद गए, मुंह दिखाए वापस आ गए। यस सर। इतना ही किया? हाँ इतना ही किया। और उसी चक्कर में फंस गए आईपीएस के रूप में, क्योंकि बोर्ड के लोग तो मान के चलेंगे आप पुलिस सर्विस में तो सवाल पूछेंगे बहुत ज़्यादा। इसमें मेरी तैयारी सर बहुत कम लगेगी। हाँ, उससे तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उनको इस बात से मतलब भी नहीं है कि आप एक दिन के लिए कैसे सिर्फ हैदराबाद। अभी वो तो एज्यूम कर लेंगे ना कि आईपीएस हो तो हो। कैसा लगा आपको, कैसा लगा? सर एक तो मणिपुर वाले क्वेश्चंस में और अच्छे से हैंडल कर सकता था, वहाँ पे जो संगठन वगैरह हैं। हाँ हाँ हाँ। और जेल वाला पोर्शन ये सारी मुझे छूट गया है। मुझे लगता है कि जेल वाले यूनियन जेल क्या होती है, स्टेट जेल क्या होती है। मतलब तो बहुत सिंपल सा है कि जो सेंट्रल क्राइम होगा उसकी जो पनिशमेंट्स होंगी वो सर मैं इतना सोच पा रहा था लेकिन गेस नहीं करना चाह रहा था। इसी अगर किसी ने ऐसा क्राइम किया जिसमें 2 क्राइम्स इन्वॉल्व हैं, एक सेंटर का एक स्टेट का, एक केस वहाँ चलेगा एक केस वहाँ चलेगा। जैसे भारत में अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया जिसमें सिविल क्रिमिनल दोनों इन्वॉल्व है, सिविल वाला पार्ट सिविल में चलेगा, क्रिमिनल वाला क्रिमिनल में चलेगा। तो मेरा अनुमान, एक बार देख लेना, मेरे अनुमान से सेंट्रल जेल अगर गवर्न बाय सेंटर है तो वो सेंट्रल क्राइम्स के लिए होगी। सर अभी एक मैंने न्यूज़ पढ़ा था जिसमें जम्मू कश्मीर में एक सरकार नया जेल बना रही है जिसका मैनेजमेंट वो सीएपीएफ को देने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार का। तो सेंट्रल होगा ना, सीएपीएफ सेंटर की एजेंसीज हैं तो सेंटर से लिंक होगा। देखो रजनीश, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, वो लग रहा है कि आप आईपीएस बन गए। हालांकि आप एक दिन के लिए गए थे लेकिन वो अंदर आ गया आपके ठीक से। ड्रेस बहुत अच्छी है लेकिन मेरी प्रेफरेंस है कि टाई इससे बेहतर सर हो सकती है। टाई का ये हुआ कि आज मेरे दोस्त का रियल में इंटरव्यू था तो मेरी टाई ले गया, तो मेरी दूसरी स्ट्रिप्स वाली टाई है। ए फ्रेंड इज इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना? वो कौन से रंग की है टाई? सर वो ब्लैक है और ब्राउन है हल्का। चाहो तो एक बार दिखा देना। ब्राउन नहीं, मैरून होगी मेरे ख्याल से। हाँ मरून कलर। वो ठीक है, परफेक्ट है। इसमें इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है। हमने इंग्लिश में शुरू किया, आपने भी इंग्लिश में जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि पहला जवाब इंग्लिश में देने के बजाय बीच में कहीं एक जवाब इंग्लिश में देना, और वो शुरू में इंग्लिश में पूछे भी तो आप हिंदी में जवाब दीजिए आराम से। इन बीच में एक आध बार इंग्लिश बोल देना ताकि उनको ये भरोसा रहे कि ज़रूरत पड़ने पर ये सीख लेगा इंग्लिश और अच्छी बोल लेगा, ताकि इंटरपोल वगैरह भी जा सको, वर्ल्ड बैंक भी जा सको आगे चल के। ओशो वगैरह पर मैं ठीक तैयार किया हुआ था, तो मैं सिर्फ चेक ही करना था, मैं ठीक तैयार किया हुआ है ना। कुछ बुक्स के नाम भी कोट कर देना बीच में। और वो वेब सीरीज़ मौका मिले तो देख ही लो यार, छोटी सी तो है ही। कब है इंटरव्यू आपका यूपीएससी में? 1 हफ्ते हैं अभी, 7 तारीख को। फिर तो मत देखो क्योंकि 6 एपिसोड हैं, 1 घंटे के लगभग, तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। पटेल पाटीदार मूवमेंट वो ठीक था, ओबीसी सब क्लासिफिकेशन वो भी ठीक है, रोहिणी आयोग भी आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देशबंधु भी आपने ठीक कर दिया। देशबंधु गुप्ता रोड है करोल बाग में, एक बार हल्का सा देख लीजिए उसके बारे में। एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, स्माइलिंग फेस है, बहुत लाइवली हैं, इन्वॉल्व हैं, और
नाटकीयता एकदम नहीं है, तो बहुत ही सटल और बहुत ही सबलाइम किस्म का एक्सप्रेशन जो औदात्यपूर्ण होता है ना, वैसा है। बाकी सब मेंबर से मैंने पूछा आपके बारे में, तो सब ने एक्सीलेंट बोला, लेकिन जो सुझाव दिए एक है कि मणिपुर के बारे में ध्यान से देखिए, आफ्स्पा से जोड़ के। फिर जो नए 3 एक्ट्स आए हैं, तो IPC 1860 आप बोल सकें, एविडेंस एक्ट ईयर में भूल रहा 1872 था का वो है, देखने से। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, IPC 1860 है, CRPC भी था 1880s का, लेकिन बाद में वो 1973 में अमेंड होके उसका नाम हो गया CRPC 1973। वो तीनों होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जितना अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वहाँ बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए आपसे। ठीक है सर। वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट पता हो तो अच्छा है, क्योंकि आपका अब कल ही वो प्रोसेस शुरू होने वाला है। फिर दूसरी मेंबर ने भी कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, बस कविता चांद पे वो आप सुना चुके हैं कई बार, तो आज रात पे पूछ ली। अरे यार, है अमानिशा उगलता गगन, ऐसी ऐसी बात कर रहे हो सर। वो रिकॉल नहीं हुआ एकदम से मुझे, तो उसको मैं अच्छे से तैयार कर लूँगा सर। हाँ, रात भी, चंद्रमा भी, धूमकेतु भी, उल्का भी, सब याद कर रहे हो यार। ठीक है सर। क्या पता क्या पूछ लें। ठीक है। और ये स्केच किसका बनाना चाहोगे, ठीक है, आप बाद में फंस गए, जैसी माँ का जिक्र है, आपको लगा रहे यार ये क्या हो गया मुझसे। अब मम्मी जब ये वाला मॉक इंटरव्यू देखेंगे ना तुम्हारा, उस दिन पेटोगे तुम घर में, देखना। तो सबसे पहले माँ का बोल देना है, माँ बोलते सबके इमोशंस आ जाते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रमाता और वो सब लाइए, पहले माँ, ठीक। और चौथे मेंबर ने कहा कि यूपी बस देख लें, थोड़ा साइबर सिक्योरिटी पे पढ़ लें। अवधि पे जो बाद में पूछा, अवधि के स्टाइल आपको रटे हुए थे, संज्ञा के 3 रूप भी आपको पता ही थे, भोजपुरी सेंटर भी बड़ा अच्छा बताया आपने, 2050 की पुलिसिंग वाला अच्छा, काफ़ी अच्छा बताया, थोड़ा और अच्छा हो सकता है। स्पेसिफिक उसका रोबोटिक्स का इस्तेमाल कितना होगा यार उस समय, ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे उस समय। बाद में बताया आपने, कोई भी खतरनाक सिचुएशन, एनकाउंटर है, क्यों आदमी जाएगा मारने के लिए, रोबोट जाएंगे। और वो रोबोट्स या तो सेल्फ कंट्रोल होंगे या पीछे आपके एक कंट्रोल रूम से ऑपरेट करेंगे हम लोग, पुलिस के लोग, क्यों इंसान मरेगा। फिर ट्रैफिक पुलिस में पुलिस का आदमी बीच में खड़ा होता है, कभी ट्रक आया ले गया साथ में उसको, रोबोट्स खड़े होंगे। मैं इस पे 5-7 डिपार्टमेंट AI और रोबोटिक्स के बेस पे देख लो। अब स्पीड कंट्रोल को हम कितना अच्छा चेक करते हैं AI से, कैमरा लगा हुआ हर जगह, तो उससे पता लग जाता है। तो तकनीक का इस्तेमाल विशेष रूप से देख लीजिए। अब ये बताओ कि मेंस कैसा हुआ है। मेंस में मुझे लग रहा है कि 20 नंबर कम से कम रिकवरी होनी चाहिए। पिछली बार कितने आ देंगे? 800, पिछली बार 780 थे। 800 अगर आ रहे हैं और आपको चाहिए 970 पे बेस बन जाएंगे। यस सर, पिछली बार 15 नंबर से कम रहा था मैं। नहीं, आज का आपका इंटरव्यू जो है 190 के आसपास का है, और आपकी जो सही रेंज है 195 से 205 के बीच की है। तो आज ये छोटी मोटी जो बातें हुई, अगर ये ना हो तो 195 प्लस आप मान के चल सकते हैं। मेरा मानना है कि मिनिमम 20 नंबर की रिकवरी होनी चाहिए, उससे प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और पिछली बार जो मैंने गेस किया 2 साल के, उसके आधार पे मेरे 8-10 नंबर ज़्यादा ही आते हैं। क्या बात है, तो 810 मान लेते हैं। सर फर्स्ट टाइम मैंने गेस किया था 730, तो 742 आए। पिछली बार मेरा था 770 से 90 के बीच में आना चाहिए, तो 780 आए थे एग्जैक्ट। और इस बार मैंने सोचा 800 से 810 ये होना चाहिए, तो 811 आएंगे। क्या पता ही जाए 811। तो 810 अगर वहाँ आ जाएंगे तो यहाँ 190 आप मान के चलें। 1000 नंबर का मतलब है 75-70 के आसपास रैंक आ सकता है। और अगर मान लो 205 आ गए और वहाँ 820 आ गए, फिर तो काम ही ख़त्म है, फिर पहले 20 में आ जाओगे। लेकिन कुछ भी हो, आप IAS इस बार बनने की पूरी संभावना आपकी है, और IAS भी अच्छे कैडर के साथ। ठीक है, कोई सवाल आपका? सर एक सवाल जो पूछते हैं कि 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, 15 साल बाद, 30 साल बाद, तो इसको किस एरिया में फोकस रखना है, इस तरह के सवाल। 2-3 पॉइंट्स में आंसर देना। एक तो आप अपने सर्विस में खुद को कहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए पूछे कि 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। सर 10 साल बाद मेरा अनुमान है कि मैं कम से कम एक ज़िले में कलेक्टर रह चुका हूँगा, और उस ज़िले की बुनियादी समस्याओं के समाधान में एक अच्छी भूमिका निभा चुका हूँगा। दूसरा, 10 साल बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे घर में 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, एक की उम्र 3 साल, एक की 1 साल होगी, और मेरा शाम का समय उनके साथ और उनकी मम्मी के साथ बहुत अच्छा गुजरा करेगा। तीसरा, मुझे जो शौक़ है ना, उन शौक़ से तीसरा मैं सोचता हूँ कि स्केचिंग पर मेरी एक एग्जीबिशन कम से कम लग चुकी होगी। चौथा, अगर संभव हुआ और मैं संगीत में हाथ आजमा पाया तो लोकगीतों में कुछ लिख चुका हूँगा और एक मेरी एल्बम आ चुकी होगी।
ऐसा कुछ बोलो जोरदार से उनको लगे कि क्या आदमी मिला यार, तो बाबा सहगल भी यही है और सब कुछ यही है ना, लेकिन विनम्रता से। और ये मत कहना कि 10 साल बाद आप यहाँ नहीं होंगे, मैं यहाँ आऊँगा। आपका टाइम आ चुका होगा और मेरा टाइम आने वाला होगा। ठीक है सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।